हमारे साहित्यिक इतिहास में कुछ ऐसी कृतियां हैं जो अपने गहरे अर्थ और सामाजिक संदेशों के कारण हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर भारतीय इतिहास के महानतम लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनकी कृतियां न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारतीय साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। आज हम जिस कृति की समीक्षा करेंगे वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर का उपन्यास घरे बायरे, जो न केवल भारतीय समाज की मानसिकता और सामाजिक ढांचे को उजागर करता है बल्कि उस समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। उपन्यास का विषय और संदर्भ। घरे बायरे 1916 में प्रकाशित हुआ था और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के साहित्यिक योगदान में मील का पत्थर साबित हुआ। उपन्यास का केंद्र बिंदु है बांग्लादेश का बंगाली समाज, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इस उपन्यास में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने होम और वर्ण की अवधारणाओं का विश्लेषण किया है, जहां घरे यानी घर, घर का मतलब है व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांस्कृतिक संदर्भ से है, जबकि बायरे यानी बाहर, बाहर का अर्थ है व्यापक राजनीति और सामाजिक दुनिया से है। उपन्यास की कहानी तीन प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, बिमला, निखिल और सन्यासी। इन पात्रों के माध्यम से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने न केवल व्यक्तिगत संघर्षों को चित्रित किया है बल्कि उन सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का भी विवेचन किया है जो उस समय के भारतीय समाज को प्रभावित कर रही थी। दूसरा, बिमला, गृहिणी से स्वतंत्रता की ओर। बिमला उपन्यास की प्रमुख नायिका है। वो एक सामान्य परंपरागत बंगाली गृहिणी के रूप में शुरू होती हैं, जो अपने पति निखिल के प्रेम और संरक्षण में रहती हैं। निखिल एक उदारवादी और प्रगतिशील व्यक्ति हैं जो सामाजिक सुधारों और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि बिमला का आंतरिक द्वंद्व इस संघर्ष के बीच होता है। वो अपने घर के सीमित दायरे से बाहर की दुनिया को समझने और महसूस करने के लिए लालायित होती हैं। जब बिमला सन्यासी से मिलती हैं तो उसका जीवन एक नया मोड़ लेता है। सन्यासी, जो एक उग्र राष्ट्रवादी है, बिमला को राष्ट्रीय संघर्ष के प्रति जागरूक करता है। बिमला का दिल और मस्तिष्क इस विचारधारा से आकर्षित हो जाते हैं जो उसे उसकी पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर ले जाती है। इस तरह बिमला की यात्रा घर से बाहर की दुनिया की ओर एक संघर्ष और जागरूकता का प्रतीक बन जाती है। तीसरा, निखिल, उदारवादी दृष्टिकोण। निखिल बिमला का पति इस उपन्यास में एक उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। वो बंगला समाज में सुधार लाने का पक्षधर है और अपने परिवार के भीतर बिमला को स्वतंत्रता और स्वायत्तता देने का प्रयास करता है। निखिल का पात्र एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरता है जो अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो बिमला के स्वतंत्र विचारों और सन्यासी के प्रभाव में आकर उसकी जिंदगियों में आए बदलावों को लेकर काफ़ी चिंतित होता है, लेकिन फिर भी वो उसे समझने और उसका समर्थन करने की कोशिश करता है। निखिल का संघर्ष ये दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर उग्र राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। चौथा, सन्यासी, उग्र राष्ट्रवाद। सन्यासी पात्र का उपन्यास में उग्र राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है। वो बिमला को न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है बल्कि उसे ये विश्वास भी दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी प्राप्त की जानी चाहिए। सन्यासी का राष्ट्रवाद इस उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष का हिस्सा बन जाता है, जहां वो भारतीय समाज को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करने की बात करता है। पांचवा, घरे बायरे का सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। घरे बायरे केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि ये भारतीय समाज और राजनीति के उस समय की तस्वीर भी है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस उपन्यास में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और महिलाओं की भूमिका पर विचार किया है। बिमला का व्यक्तिगत संघर्ष जो घर और बाहर के बीच झूलता है, वास्तव में उस समय के भारतीय समाज के बीच विभाजन और राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने होम और वर्ण के बीच का अंतर को बड़े बारीकी से प्रस्तुत किया है। होम एक ऐसा स्थान है जहां परंपराएं और पारिवारिक सीमाएं होती हैं, जबकि वर्ण एक ऐसा स्थान है जहां नई विचारधारा और
सामाजिक बदलाव की संभावनाएं होती हैं। ये उपन्यास उस समय के सामाजिक और राजनीतिक द्वंद्व का प्रतीक बन जाता है, जिसमें घर की सुरक्षा और बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस होती है। घरे बाइरे न केवल एक प्रेम की कहानी है, बल्कि ये भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी समझ और विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस साहित्य में न केवल व्यक्तिगत संघर्षों को चित्रित किया है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता भी उजागर होती है। ये उपन्यास न केवल अपनी साहित्यिक मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें ये समझने का अवसर भी देता है कि एक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन और संघर्ष कैसे होते हैं।